हम उनके साथ बहुत लंबे समय तक अच्छे रहे। इससे हमें यह भूलने में मदद मिली कि जब हम अच्छे नहीं होते तो क्या होता है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और इस पाठ में वर्णित घटनाएं बहुत समय पहले हुई थीं। फिर भी मैं वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। बिखरी हुई यादें समय समय पर उभरती रहती हैं। उस भयानक रात की छवियां मुझे कभी कभी परेशान करती हैं। अब जब मेरी उम्र अधिक हो चुकी है और मृत्यु धीरे धीरे मेरा इंतज़ार कर रही है, तो मैंने सोचा कि इन सभी घटनाओं को लिखने से मेरे आखिरी कुछ महीने थोड़े सहज हो सकते हैं, किसी न किसी तरह से। जब हम बड़े हो रहे थे तब हमारे पास भी एक साधारण घर था। वह लाल रंग का था और उसके रंग का स्रोत उत्तर में स्थित लौह खदानें थीं। खिड़कियों के किनारे और कोनों को सफ़ेद रंग से सजाया गया था। हमारे घर के चारों ओर एक बड़ा सा मैदान था जिसमें खलिहान भी था, जो मुख्य घर की पारंपरिक शैली में बना था। उत्तर में देवदार के पेड़ों के घने जंगल और पूर्व में गेहूं और जौ के खेत थे। एक संकरी कंकड़ वाली सड़क मुश्किल से एक हाथ चौड़ी हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यदि आपने अब तक नहीं समझा तो हम एक शांत और एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वह जीवन अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे माफ़ करें, मैं खुद को भूल गया। उम्र बढ़ने के साथ ऐसा अक्सर होता है। मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने हम कहा तो मेरा क्या मतलब था। हम 4 लोगों का परिवार थे और कभी कभी हमारे साथ कुछ और भी थे। मेरी छोटी बहन इंग्रिड एक प्रतिभाशाली कलाकार थी। उसने अपने रचनात्मक सफ़र की शुरुआत तिनकों से गुड़िया बनाने और दीवारों पर चित्र बनाने से की थी, जिससे हमारे माता पिता परेशान हो जाते थे। कई मायनों में वह जीवन की सच्चाइयों से बंधी नहीं थी और मैंने हमेशा उसकी इस स्वतंत्र आत्मा की सराहना की है। मेरे पिता एक साधारण किसान थे जो हमेशा दरांती लिए रहते थे। ज़्यादातर दिनों में वे भूसे की टोपी और जीन्स की बिब पहनते थे, इतने अधिक कि कुछ लोग उन्हें व्यंग्य में काउबॉय कहने लगे थे। वे बहुत ज़िद्दी थे और अपने परिवार की परवाह करते थे। हालांकि हमारे बीच का रिश्ता जटिल था, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने वह बोझ उठाया था जो किसी भी इंसान के लिए बहुत भारी था। मेरी माँ एक दयालु और कोमल महिला थी, लेकिन जब मोल भाव की बात आती तो वे पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी हो जाती। मुझे याद है कि एक बार स्थानीय बाजार में उन्होंने हमारे पड़ोसी को यह यकीन दिला दिया कि हमारी गाय के पास जादुई शक्तियाँ हैं। कहने की ज़रूरत नहीं, उस हफ्ते हमने भरपेट भोजन किया। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय ग्रामीण जीवन ऐसा ही था। परियों, योगियों और ट्रोल्स को मात्र लोक कथाओं का हिस्सा नहीं माना जाता था। लोग इन रहस्यमयी प्राणियों को भेंट चढ़ाते थे और अपनी फसलों के लिए आशीर्वाद मांगते थे। जब फसल अच्छी होती थी तो वे उन्हें धन्यवाद देते थे, और जब नहीं होती थी तो वे यह पूछते थे कि उनसे क्या गलती हो गई। मुझे लगता है कि अधिकतर बातें सिर्फ अंधविश्वास थी, अज्ञात चीज़ों को समझाने के लिए गढ़ी गई कहानियाँ। लेकिन एक चीज़ थी जो इस सबसे अलग थी, हमारे अतिरिक्त पारिवारिक सदस्य। जब मेरे पिता हमारे सामने उनके बारे में बात करते थे तो वे उन्हें सहायक कहते थे, क्योंकि वे अक्सर हमारी मदद करते थे। लेकिन जब उन्हें लगता था कि हम आसपास नहीं हैं और जब देर रात का अंधेरा हमारे घर में फैलने लगता था तो वे चुपचाप उन्हें वेटर कहते थे। यह शब्द गॉब्लिन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही शब्द नहीं है। वे ज़मीन के प्राचीन आत्माएं थीं। एक बच्चे के रूप में यह समझना आसान था। मूल रूप से वे हमारे घर और खेतों के छोटे मोटे कामों में सहायता करते थे और बदले में उन्हें दलिया, फल और सुंदर चीज़ें दी जाती थी जो मेरी बहन खुशी खुशी बनाती थी। या कम से कम यही वह कहानी थी जो हमारी माँ हमें तब सुनाती थी जब हम कड़वी सच्चाई जानने के लिए बहुत छोटे थे। एक दिन इंग्रिड और मैं जंगल में बहुत अंदर तक चले गए। वहाँ बहुत पुराने विशालकाय पेड़ थे जो हमारे देश से भी अधिक पुराने थे। सूरज चमक रहा था
लेकिन उसकी किरणें उन प्राचीन दरख्तों को भेद नहीं पा रही थी। हम एक खेल खेल रहे थे जिसे हमने खुद बनाया था, सहायक और चरवाहे। यह बचपन की किसी भी कल्पना की तरह ही निरर्थक था। एक हम में से एक गाय बनता और दूसरा चरवाहा। गाय किसी बीमारी से बेकाबू हो जाती और बेचारी चरवाहे को मदद के लिए जानी मानी रहस्यमयी आत्माओं को बुलाना पड़ता। एक छोटी सी भेंट देने के बाद, जो अक्सर एक पाइन कोन से बनी कोई आकृति होती थी, गाय ठीक हो जाती थी। मेरी बहन ने जोर से मुंह की आवाज निकाली, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। यह अद्भुत था। फिर से करो, मैंने कहा। मुझे नहीं लगता कि यह मैंने किया था, उसने जवाब दिया। असल में वह आवाज़ एक असली गाय की थी और इसी कारण हमने आगे बढ़कर जांच करने का फैसला किया। हम झाड़ियों के बीच से गुजरे, बिना इन अदृश्य कांटों की परवाह किए जो हमारी त्वचा को चीर रहे थे। फिर हमें फिर से गाय की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार वह काफ़ी करीब थी। हालांकि यह कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी, बल्कि दर्द में डूबी हुई एक चीख थी। हम ज़मीन पर बैठ गए और एक झाड़ी के पीछे छिप गए। वहाँ से हमें जो दिखा वह भयावह था। गाय खून से लथपथ एक पत्थरों के घेरे के बीच पड़ी थी। अगर मुझे सही याद है तो यह 5 या 6 पत्थरों से बना था। मैं गाय की हालत के बारे में और अधिक विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन यह बहुत बुरी थी। मेरी बहन ने पहले कभी ऐसी क्रूरता नहीं देखी थी और वह सिसकने लगी। उसकी सिसकी धीरे धीरे रोने में बदल गई। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कोई हमें सुन चुका था। जो हुआ वह सबसे भयानक डांट में से एक थी। पिता हमसे पहले कभी इतने नाराज नहीं हुए थे जितना कि उस दिन। क्योंकि मैं बड़ा भाई था, इसलिए उनका अधिक गुस्सा मुझ पर निकला। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और गुस्से में बड़बड़ाते हुए मुझे घर तक घसीटते हुए ले गए। मेरी बहन उनके बगल में चल रही थी, अभी भी उस भयानक दृश्य से सदमे में थी। मैंने उनके शब्दों को नहीं सुना, या शायद सुना भी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। मेरे दिमाग में बस एक ही छवि थी। मेरे पिता खून से सनी दरांती लिए हुए उस गाय के ऊपर खड़े थे, एक अजीब सा नृत्य कर रहे थे। खून और चमकती हुई धार वाली दरांती ने मुझे हमारे घर की याद दिला दी। उस दिन के बाद मैंने अपने पिता को कभी पहले जैसा नहीं देखा। उस रात बाद में जब माहौल थोड़ा शांत हो गया तो मैंने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की। मेरे माता पिता शुरुआत में टाल मटोल करते रहे, लेकिन धीरे धीरे मैं उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर सका। शायद अब मैं इतना बड़ा हो गया था कि मुझे विग्स के रहस्यों को जानने की अनुमति मिल सके। माँ ने इंग्रिड को ऊपर ले गई। पिता ने मुझे रसोई की मेज पर बैठाया। मोमबत्ती की झपझपाती रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। जो तुमने देखा वह एक बलिदान था, पिता ने कहा। बलिदान? हाँ, जैसे हम खिड़की पर दलिया रखते हैं, या तुम्हारी बहन जो गुड़ियाँ बनाती है। लेकिन कभी कभी वे इससे अधिक की मांग करते हैं। क्यों? मुझे नहीं पता। उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि वे इस भूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे यहाँ इंसानों से पहले से रहते आ रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि वे हमें सहन करते हैं, कभी कभी हमारी मदद भी करते हैं, क्योंकि हम उन्हें भेंट चढ़ाते हैं। वे हमारा सम्मान करते हैं, जब तक कि हम उनका और इस भूमि का सम्मान करते हैं जिसे हम उधार पर लिए हुए हैं। फिर वे कुछ देर तक समझाते रहे कि वेट्स के साथ कैसे जीना होता है। उदाहरण के लिए, उनके रास्तों को पार नहीं करना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि उनके रास्ते अदृश्य थे और हमेशा बदलते रहते थे। यदि कभी वे कोई इच्छा जताते तो उसे सीधे मना नहीं किया जा सकता था। शुक्र था कि वे बहुत अधिक मांग नहीं करते थे और बदले में खेत जोतने या मवेशियों को दुहने जैसी मदद देते थे। जैसे जैसे वे बताते गए, मैं चीज़ों को जोड़ने लगा। मेरे वृद्ध पिता अकेले पूरे खेत को नहीं संभाल सकते थे। यह लगभग एक चमत्कार था कि हमारा परिवार इतनी समृद्धि में जी रहा था।
लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था। उन्होंने मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अब मैं जानने वालों में से हूँ, जिसका मतलब था कि अब से मुझ पर अधिक जिम्मेदारी होगी। मैं उनके जवाबों से संतुष्ट था और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। तभी मेरे मन में एक सवाल आया, पिता, वे दिखते कैसे हैं? उन्होंने तुरंत मेरी ओर देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मोमबत्ती की झिलमिलाहट उनके चेहरे की झुर्रियों को और गहरा बना रही थी, जिससे वे अपनी उम्र से भी अधिक बूढ़े लग रहे थे। बिस्तर पर जाओ बेटे। उस महत्वपूर्ण बातचीत के कुछ समय बाद मेरी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा क्षय रोग, सफ़ेद मौत। उन्होंने अधिकतर समय अस्पताल में बिताया। हम उनसे मिलने जाते, उनके लिए छोटे छोटे उपहार ले जाते। मेरी बहन अवसाद में चली गई और अपने कमरे में अकेले रहने लगी। इसका मतलब यह था कि खेत का सारा काम अब केवल मेरे पिता और मुझ पर था। महीनों तक हर सुबह जल्दी उठना और देर रात तक काम करना, यह थका देने वाला था, खासकर एक किशोर और उसके बूढ़े पिता के लिए। लेकिन कुछ सकारात्मक बातें भी थीं। मैं इसी दौरान एक लड़की से पुरुष बना और अपने आमतौर पर दूर रहने वाले पिता के करीब आ गया। और हम पूरी तरह अकेले नहीं थे। वेट्स हमारे लिए इस समय किसी वरदान से कम नहीं थे। खेत का काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए मेरा अधिकतर ध्यान उन्हें प्रसन्न रखने पर केंद्रित था। पिता ने मुझे धीरे धीरे उनके रीति रिवाजों में शामिल किया। कभी कभी मुझसे गलती हो जाती और फिर औजार या मवेशी गायब हो जाते। पिता ने पहले ही कहा था कि वे शरारती हो सकते हैं। जब मेरी गलतियां हद से ज़्यादा बढ़ जाती तो मैं रात के सन्नाटे में छत पर छोटे छोटे कदमों की आवाज़ सुनता। खिड़कियां अपने आप खुल जाती। जंगल से कोई अनजानी भाषा में फुसफुसाहट करता और हमेशा मेरी दृष्टि के कोने में मैं किसी छाया को महसूस करता। ये अदृश्य धमकियां मुझे गहरे क्रोध और द्वेष से भरी लगती थीं। वे पिता के बताए दयालु प्राणियों से बहुत अलग थे, लेकिन मुझे संदेह था कि वे सिर्फ शरारती आत्माएं नहीं थीं। और जिस तरह से मेरे पिता ने उनके रूप रंग के सवाल पर प्रतिक्रिया दी थी, इसका मतलब था कि वे भी कुछ जानते थे। धीरे धीरे मैंने खेत के काम में महारत हासिल कर ली। 2 आदमियों और उनके अदृश्य सहायकों की मेहनत से खेती सुचारू रूप से चलने लगी। हिसाब किताब किया गया और यह निष्कर्ष निकला कि हमारी वार्षिक फसल हमारी 2 साल की ज़रूरतें पूरी कर सकती थी। उसी समय माँ आखिरकार अस्पताल से घर लौट आईं। इंग्रिड खुशी से झूम उठी। मैंने कभी किसी को यह नहीं बताया कि मैं रात में चुपके से बाहर जाता था और वेट्स को कीमती भेंट चढ़ाता था। चुराए गए चांदी के अलंकार, सोने की बालियां और कंगन, यह सब जंगल के पत्थरों के घेरे में रख देता। मैंने कभी उनसे धन दौलत या प्रेम की मांग नहीं की। मैंने बस माँ के बचने की प्रार्थना की। इन बलिदानों के दौरान मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, लेकिन वे अपनी कृपा दिखाते रहे। मैंने हमेशा उन्हें पारंपरिक कहानियों के अनुसार कल्पना किया, छोटे मोटे खुशमिजाज जीव, सिर पर टोपी पहने हुए। लेकिन फिर भी खेत पर एक अजीब सी भयावहता छा गई थी। भले ही हमारे जीवन में कई अच्छी चीज़ें हो रही थीं, अब मैं उनकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। हमारी किस्मत जल्द ही खत्म होने वाली थी। पहला भयावह दृश्य था माँ का अचानक गायब हो जाना। वह एक साधारण दिन था। मेरे पिता और मैं मुर्गे की पहली बांग के साथ उठे। खलिहान तक जाने वाले रास्ते पर बर्फ की एक नई परत जमी थी, जिससे यात्रा कठिन और कष्टदायक हो गई थी। मुझे हाल ही में नए जूते मिले थे, 2 परतें चमड़े की और अंदर मोटी ऊन की परत, लेकिन ठंड फिर भी पैरों में चुभ रही थी। पिता ने ठंडी हवा और बर्फ से संघर्ष करते हुए अपना चेहरा कसकर मोड़ा। आज तुम एक आदमी बन जाओगे, उन्होंने कहा। आपका क्या मतलब है? मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें वह गाय याद है? मैं सिहर उठा। उम्मीद थी कि यह दिखाई नहीं देगा। बेशक मुझे वह गाय याद थी। पता चला कि अब मेरी बारी थी किसी जीव की बलि देने की, पहली बार।
अब तक यह हमेशा छोटे जीव होते थे या पहले से ही मृत चीजें। अब मुझे खुद जीवन लेना था। हमने एक बूढ़े सांड को चुना। वह बीमार था और शायद वैसे भी यह सर्दी नहीं झेल पाता। जहां तक हमें पता था वे इसे नहीं खाते थे, इसलिए बीमारी के कारण बलि की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ता। इससे काम थोड़ा आसान हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं एक रस्सी पकड़े हुए जंगल में चला गया, जिसका एक सिरा मेरे हाथ में था और दूसरा गुन्नार से बंधा था। यह अजीब लग रहा था। गुन्नार मुझसे भी बड़ा था। उसने हमारे परिवार की विनम्र शुरुआत से लेकर वाइट्स की खोज तक सब कुछ देखा था। मुझे याद है, मैं सोच रहा था कि क्या उसे इस बारे में कोई आभास था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैंने तय किया कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। इस अनुष्ठान को एक विशेष तरीके से किया जाना था। मैंने पहले पेड़ से रस्सी बांधी और सांड को बैल की चर्बी से ढकना शुरू किया। मैंने अपनी कमर से एक छोटी सी थैली निकाली और अपनी उंगलियों को उसके अंदर डुबोया। लाल गेरू। मैंने गुन्नार के माथे पर एक चिन्ह बनाया जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। यदि यह कोई अक्षर था तो यह किसी ऐसी भाषा का था जिसे मैं नहीं जानता था या कभी सुना भी नहीं था। यह लैटिन नहीं था, जो मेरा पहला अनुमान होता जब बलिदान की भाषाओं की बात आती। नहीं यह स्वीडिश था और न ही सापनी। यह एक रहस्य था। चाकू तेजी से उसके गले पर चला। इससे पहले कि मैं इस कृत्य की नैतिकता पर विचार कर पाता, गुन्नार मेरे सामने लेटा था। बर्फ पर फैला लाल रंग गेरू से कहीं अधिक गहरा था। खून। मैंने फैसला किया था कि हत्या जल्दी करूंगा, न केवल गुन्नार के लिए बल्कि वाइट्स के लिए भी। बलिदान का सबसे महत्वपूर्ण चरण था नृत्य। हम कई रातों तक देर तक जागकर इसे सीखते रहे थे। पिता ने इसको सही ढंग से करने के महत्व पर जोर दिया था। मेरी हरकतें झटकेदार थीं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मुझे सिखाया था। ऐसा लगा जैसे मैं खुद को झाड़ियों में छिपकर देख रहा हूँ। नृत्य किसी प्राणी की मृत्यु से ठीक पहले के अंतिम क्षणों जैसा था। कभी कभी यह मृत्यु के बाद कठोर हो चुके शरीर की स्थिति की तरह लगता था। यह नृत्य मृत्यु था, किसी न किसी रूप में। मैंने राहत की सांस ली। काम पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने घर की ओर बढ़ना शुरू किया, मैंने पेड़ के पीछे आधा छिपी हुई एक आकृति को देखा। मेरे दोनों कानों में फुसफुसाहट गूंज उठी। मेरे दाहिने सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वाइट आगे आया और मैंने पहली बार उसे देखा। छोटा, मुश्किल से 1 मीटर ऊंचा। उसका शरीर एक अजीब सी चमकती आकृति से बना था जो लगातार बदल रही थी। वह लगभग मानवीय आकार का दिखता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि मैं उसके स्वरूप को पूरी तरह समझने के लिए नहीं था। यह किसी तरल धातु जैसा दिखता था, चमकदार, कांच सा पारदर्शी और निरंतर हिलता हुआ। यह खूबसूरत लग सकता था यदि वह भयानक मुखौटा न होता। उस आकृति के शीर्ष पर एक सफ़ेद मुखौटा था जिसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। उन गड्ढों के भीतर हल्की पीली चमकती आंखें थीं जो मुझे बारीकी से देख रही थीं। मुखौटे में एक मुंह के लिए भी जगह थी जो इस तरह बनी थी कि वह हमेशा एक गहरी निराशा में दिखता था, और उसके भीतर दांत लंबे, पतले और बेहद डरावने। वाइट ने मेरी ओर इशारा किया और उसकी भुजा खींचने लगी। बीमार, उसने कहा, या यूं कहें चीखा, बिना अपना मुंह हिलाए। मैं डर के मारे भाग पड़ा। जब मैं आखिरकार घर पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। फर्नीचर इधर उधर बिखरा पड़ा था। फर्श पर कांच के टुकड़े फैले थे। लकड़ी की दीवारों से तख्ते सीधे उखाड़ दिए गए थे और मेरी माँ गायब थी। मैंने इंग्रिड को सीढ़ियों के नीचे जड़वत अवस्था में पाया और मेरे पिता उसे संभाल रहे थे। उनके हाथ में कसकर एक कुल्हाड़ी पकड़ी थी। इंग्रिड ने हमें बताया कि उसने दरवाजे पर खरोंचने की आवाज़ सुनी थी। वह माँ को बताने के लिए दौड़ी, जिसने उसे छिपने के लिए कहा। वह अपने कमरे में भागी, बिस्तर के नीचे घुस गई और अपनी सांस रोक ली। फिर उसने एक जोरदार धमाका सुना
और फिर लगभग 20 पैरों की आवाजें, एक चीख और फिर सन्नाटा। 2 मिनट तक उसने अनुमान लगाया, फिर एक डरावनी हंसी गूंज उठी। वाइट्स घर के अंदर घुस आए थे, इंग्रिड को खोज रहे थे। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा और उसे लगभग पकड़ ही लिया था। वे उसके कमरे में आ गए। कम से कम 3 थे और वे ऐसे आवाज कर रहे थे जैसे वे उसे सूंघने की कोशिश कर रहे हो। एक लंबा हाथ बिस्तर के नीचे तक पहुंचा और आखिरकार मेरी बहन के पैर को जकड़ लिया। सौभाग्य से उसी समय मेरे पिता घर में घुसे, जलती हुई मशाल और कुल्हाड़ी लिए हुए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वे जीव इधर उधर भाग खड़े हुए, कुछ खुली खिड़कियों से कूद गए, कुछ हवा में गायब हो गए। लेकिन माँ का कोई सुराग नहीं था। यह नया था, वे पहले कभी घर में नहीं आए थे। हाँ, वे खिड़कियों पर दस्तक देते थे, जंगल के किनारों पर चलते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। शायद अब हम सुरक्षित नहीं थे। उस भयानक सुबह के बाद पिता ने जैसे सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन मुझे लगता था कि उन्होंने हार मान ली थी और मैं इस बात पर उनसे नाराज था। उन्हें अब भी अपने 2 बच्चों का ख्याल रखना था, लेकिन मुझे लगता है कि वे मुझे ही दोषी मानते थे। आज तक मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया। हम उस खेत पर 6 और महीने टिके रहे। बाहर अंधेरा था, लेकिन यह सामान्य अंधेरा नहीं था। कुछ रातें अन्य रातों से अधिक गहरी होती हैं, यह मैं जानता हूँ। पीछे मुड़कर देखने पर शायद यह एक संकेत था, अपना सामान बांधो, अभी इन शापित भूमि से तुरंत निकल जाओ। लेकिन अफसोस, मैं अतीत नहीं बदल सकता। पिता और मैं एक शांत रात्रि भोज कर रहे थे, कुछ प्रकार के स्टू के साथ आलू का एक साइड डिश। मेरे सामने एक टूटा हुआ आदमी बैठा था। समय के निशान संगमरमर को धीरे धीरे क्षय कर रहे थे। माँ के कथित निधन के बाद इंग्रिड को देर रात टहलने की आदत पड़ गई थी। मेरे पिता ने इसका विरोध किया, लेकिन वह अड़िग थी। उसकी यह जिद माँ की याद दिलाती थी। उस विशेष जुलाई की रात वह दरवाज़ा धड़ाम से खोलकर अंदर आई, जिससे मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसका चेहरा विचलित था, भयभीत, लेकिन सबसे बुरी बात, वह बेहद उदास थी। मैंने उनके रास्ते को बाधित कर दिया। उसने बस इतना कहा, कोई सवाल नहीं पूछा गया। कोई तुम्हें कैसे पता कि तुम उनके रास्ते पर चली अगर वे अदृश्य हैं, नहीं पूछा गया। कोई, हम बस प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, जैसी बात नहीं की गई। हम सभी जानते थे कि वाइट्स के बारे में तर्कसंगत सोचना मूर्खता थी। अगर इंग्रिड को यकीन था कि उसने उनके मार्ग को पार किया है, तो उसने ऐसा किया था। पिता खड़े हो गए। अपना सामान ले लो, केवल ज़रूरी चीज़ें। मुझे खलिहान से जानवरों को मुक्त करना होगा। मैं उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं देना चाहता, उन्होंने कहा। यह एक भयानक विचार था। वह बस हमारे साथ जा सकते थे, अभी। उन्हें इतना ज़िद्दी होने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था। ओह, काश मैं उन्हें रोक सकता। उन्होंने अपनी जैकेट और दरांती उठाई। आखिरी चम्मच टू निगलते हुए बाहर दौड़ पड़े। इंग्रिड और मैंने पैकिंग शुरू कर दी। मैं उसकी मदद कर रहा था कि आवश्यक चीज़ें क्या हो सकती हैं। साथ ही साथ अपना और पिता का सामान भी बांध रहा था। कुछ कपड़े, वह मोरा चाकू जो पिता ने मुझे दिया था, और वह हार जो मैंने चुपके से ले लिया था। बस यही, बाकी सब हमेशा के लिए पीछे छूट जाना था। एक अदृश्य टिक टिक करती घड़ी हवा में लटकी थी। भय का घना बादल हमें घेरने लगा था, जैसे इसे छुआ भी जा सकता था। वह कहाँ थे? 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट। कुछ गलत हो गया था और मुझे उनकी मदद के लिए जाना पड़ा। मैंने इंग्रिड से ट्रक स्टार्ट करने को कहा। उसने कहा कि उसे आता है। फिर मैं दौड़ पड़ा। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इतना तेज दौड़ लगाया था, और न ही भविष्य में कभी ऐसा करूँगा। मैंने अपने चाकू को कसकर पकड़ लिया और खुद को तैयार करने लगा कि मुझे क्या देखना पड़ेगा। मज़े की बात है,
अगर मैंने अपनी पूरी जवानी इसकी तैयारी में बिता दी होती तो भी मैं इसके लिए तैयार नहीं होता। मैं चुपचाप खलिहान में दाखिल हुआ और खलिहान ने भी उसी चुप्पी से जवाब दिया। कोई जानवर नहीं था। उन्होंने उन्हें आज़ाद कर दिया था, लेकिन वह खुद कहाँ थे। मैं धीरे धीरे झुका और इमारत के अंदर आगे बढ़ा। फर्श पर बिखरे भूसे और गंदगी की कोई परवाह नहीं थी। सबसे कोने से एक अजीब सी गंध आ रही थी, पहले हल्की, फिर तीव्र और अंततः असहनीय। सरांध, मृत्यु। मैंने कोने में मुड़ते ही लगभग उल्टी कर दी। दीवार से लगभग 2 मीटर ऊपर मेरे पिता लटके हुए थे। उनका धड़ उनके सिर और अंगों से अलग था। उनके शरीर के हिस्सों को लकड़ी पर एक क्रॉस जैसी मुद्रा में ठोका गया था, लेकिन क्रॉस जुड़ा नहीं था। जब मैंने करीब जाकर देखा तो पाया कि यह वास्तव में जुड़ा हुआ था। पतली चमड़ी की पट्टियों से एक काउबॉय को सूली पर चढ़ा दिया गया था। अपने सदमे में मैं केवल 2 बातें सोच पाया। सड़ांध इतनी जल्दी कैसे फैली और वे कहाँ थे? दूसरे सवाल का जवाब तुरंत मिल गया, क्योंकि वे तुरंत प्रकट हो गए। वे शून्य से प्रकट हुए। कुछ मेरे पिता के शरीर पर लटके हुए थे। उनके पंजे जैसे नाखून उनके शरीर में धंसा रहे थे और उसे बैल की चर्बी से लपेट रहे थे। कुछ नीचे नाच रहे थे, कुछ मुझ पर अपनी पीली खोखली आंखों से घूर रहे थे। दर्जनों चमकते क्रिस्टल जैसे भयानक जीव मेरे ऊपर झपट पड़े। वे एक दूसरे को कुचलते हुए, धक्का देते हुए मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यह सबसे आदिम प्रवृत्ति थी जिसने मुझे भागने का आदेश दिया, और मैं भागा। वे हमेशा बस एक कदम पीछे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण मुझे पकड़ लेंगे, और फिर भगवान ही जानता है कि वे मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने उनके दांतों की धार इमेजिनिंग की। मैंने सोचा कि उनके मुखौटे के पीछे क्या छिपा है। उस क्षण मुझे यकीन हो गया कि अगर किसी इंसान ने उनका असली चेहरा देख लिया तो वह पागल हो जाएगा। मैं मुश्किल से खलिहान से बाहर निकल पाया जब उनमें से एक ने मुझ पर हमला किया। उसने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया, लेकिन मैंने चाकू से उसके शरीर पर वार किया। जिस जगह मैंने उसे मारा वहां उसका शरीर ठोस से तरल में बदल गया, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई प्रभाव ही ना हो। फिर वह फिर से ठोस हो गया। उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसने मुझे एक क्षण दिया और मैं उसकी पकड़ से छूटकर भाग निकला। मैंने हमारे ट्रक की हेडलाइट्स देखी। मैं दौड़ा। पिता कहाँ हैं? मेरी बहन ने घबराकर पूछा। वह अब नहीं रहे, गाड़ी चलाओ। ट्रक में मैंने महसूस किया कि मेरी पिंडली का अधिकतर हिस्सा गायब था। पूरा मांस लगभग पूरी तरह फट चुका था। कोई ऊपर वाला ही मेरी रक्षा कर रहा था, नहीं तो इतनी चोट के बावजूद मैं कैसे दौड़ पाया। कुछ ही मिनटों में मैं दर्द के कारण बेहोश हो गया। तो यही सब हुआ। उस रात के बाद मैं कभी ठीक से सो नहीं सका। मुझे हर जगह उनकी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, उनके पैरों की हल्की आहट जो मेरी दृष्टि से बस थोड़ा बाहर थी। लेकिन मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। वे शायद उस ज़मीन से बंधे थे। इस बात के लिए मैं हर पवित्र शक्ति का धन्यवाद करता हूँ। इंग्रिड और मैंने अच्छे जीवन बनाए, लेकिन हम इसे अपने साथ हर जगह ले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे बाद वहाँ कौन रहने गया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे जीवित हों। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे वाइट्स और उनके रहस्यों को समझ गए हों। अन्यथा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।